हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं वीकली जो है लाइव टेस्ट होते हैं मॉक्स, तो उसके सॉल्यूशंस कराऊंगा और जो भी अच्छे बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मैं आज आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ आरबी मॉक के, ओलिव बोर्ड के, पंडित्स के। मैंने भी इसका मॉक दिया था और उसका स्कोर मैंने अपलोड किया कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो। और मैं आज आपको फिर ये क्वेश्चंस कराता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरबी के लाइव मॉक में ये क्वेश्चंस मेरे को मिले थे जो कि अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं और आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनको। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज टू सर्कल विथ सेंटर बी एंड डी। दो सर्कल हैं जिसका सेंटर बी और डी है हमारे पास। एक सेकंड में ज़रा इसको चेंज कर लेता हूँ। एक सेकेंड। बी बी एंड डी, टू सर्कल विथ सेंटर, दो सर्कल हैं जिसके सेंटर बी और डी हैं। हैव रेडियस, उसकी रेडियाई दे रखी है हमको, ये डी ए दे रखी है और बी सी दे रखी है। इसको अगर मैं बनाऊं तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा ज़रा आपको दिखाता हूँ। एक सर्कल मैंने ये लिया और एक सर्कल मैंने ये बना दिया। इसके सेंटर मैंने एक का बी मान लिया और एक का सेंटर डी मान लिया। रेडियस हमें को दे रखी है डी ए, और बी एंड डी हैव रेडियाई डी ए 12 सेंटीमीटर एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ए सी इज़ अ टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ए सी एक टेंजेंट है जो कि दोनों सर्कल से होकर जा रही है, तो एक कॉमन टेंजेंट हो गई। इफ डी बी, और हमको दिया क्या था यहाँ पर, डी ए दिया हुआ था। अच्छा, तो यहाँ पर ये डी ए हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो इसको ज़रा यहाँ से हटा के हमको यहाँ पर सी लिखना है और यहाँ पे ए लिखना है। तो डी ए जो हमको दिया हुआ था वो था 12 और जो बी सी हमको दिया हुआ था वो था x रेस्पेक्टिवली। ए सी इज अ टेंजेंट टू बोथ द सर्कल इफ डी बी एंड ए सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। डी बी यानी कि ये और ए सी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई। अब यहाँ पर एक वैल्यू क्वेश्चन अराइज होता है कि डी ए और ए सी, ये जो बी डी है और ए सी है, ये इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि अगर इनको हमें इंटरसेक्ट कराना है तो ये वाले सर्कल को इस तरीके से ड्रॉ करना हमारे लिए गलत है। तो फिर हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि ये ले लिया हमने दो सर्कल, वही सेम हमको अगर ये टेंजेंट हम कॉमन ना लेके ट्रांसवर्स टेंजेंट ले लें जिसमें कि ये एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रहे हैं, तो ये सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। और इसको डी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं सेंटर, और यहाँ से हमारे पास जो गिवन था वो लिख देते हैं। अच्छा, बी डी जैसे हमने जोड़ दिया यहाँ पर, तो देखो ये इस पॉइंट पर आके मीट कर गया। इसका मतलब जो हमारे पास डी ए दिया था वो हमको 12 दिया हुआ था और जो बी सी दिया था वो एक्स दिया हुआ था। और डी ए एंड बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ये दोनों ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए ई हमारे पास कितना है, 16 है, और ए सी हमारे पास 24 है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना था, हमें निकालनी थी वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है। अच्छा, एक बात बताओ, ये क्या हमारे पास दो जो एंगल्स आए हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं हमारे पास हैं, तो सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे हमारे पास, इसको याद रखना है। अच्छा, आपको पता है कि कोई भी टेंजेंट जब सर्कल को टच करती है तो रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल जो है ये 90 डिग्री के दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ट्रायंगल ई बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी ए। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, इसका मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये हमारे सिमिलर हैं और बाय ए कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ से पता है क्या निकाल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। यानी कि यहाँ से ये बी सी अपॉन ए डी, इसका रेशियो बराबर लिख लिया हमने सी ई अपॉन ई ए, इसके बराबर लिख लिया हमने। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई, बी सी की वैल्यू एक्स थी और जो ए डी था, ए डी की वैल्यू कितनी थी 12, और सी ई की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 24 निकल के आ रही है, और यहाँ से ए ई की वैल्यू हमारे पास 60 निकल के आ रही है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्स की वैल्यू 18 सेंटीमीटर निकल के आएगी, और यही हमसे पूछा था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हो, या फिर कमेंट में पिन कर देना। मैं अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं दोबारा से उसको समझाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, इस पर सॉल्यूशन डाल देते हैं। सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक रिटेलर बाइज 330 चॉकलेट्स फ्रॉम अ
330 चॉकलेट फ्रॉम अ होलसेलर फॉर द मार्क प्राइस दे रखी है, रिटेलर बाय कर रहा है, यानी कि हमको दे रखा है चॉकलेट प्राइस 330 चॉकलेट्स हैं जो कि बाय कर रहा है, यानी कि 330 का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमको दे रखा है कि वो मार्क प्राइस ऑफ 187 आइटम्स के बराबर में बाय कर रहा है, यानी कि वो जो मार्क्ड प्राइस है, जो मार्क प्राइस है उनके 187 के मार्क प्राइस के बराबर का 330 का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है, ठीक है। ही देन सेल्स ईच चॉकलेट एट डिस्काउंट ऑफ 7%। यहाँ से अगर मैं CP अपन MP का रेशियो निकालूँ तो ये हमारे पास 187 अपन 330 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको कट करूँ, कट हो रहा है किसी से, हाँ जी 11 से कट हो रहा है, 11 7 था 1130 था, तो ये हमारे पास आ गए मार्क प्राइस आ गए और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। यहाँ से हमको दे रखा है ही देन सेल्स ईच चॉकलेट एट डिस्काउंट ऑफ 7%। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है भाई? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस हमारे पास 30x दे रखा है, तो इसका डिस्काउंट अगर मैं निकालूंगा तो SP निकल के आएगा। तो 30x का जो डिस्काउंट है वो 93/100 का उसने सेल करा होगा। मैं इसको इससे कट कर सकता हूँ, ऐसे 3 9 27 आ गया, 27.9 ये हमारे पास इसका SP निकल के आया है। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट CP और SP के रेशियो में देखे जाते हैं, तो जो प्रॉफिट परसेंट है वो हमारे पास कैसे निकलेगा? SP माइनस का CP अपॉन CP इंटू 100, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें से जाए तो 10.9/17 ये हमारे पास बचेगा, इंटू 100 करेंगे, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट जाएगा, तो जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी हमारे पास 1090/17, 1090। इसको एक सेकंड में ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ, 1090/17। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो कितनी होगी? वो आपकी 1090 17 से डिवाइड करो, 7 6 42, 7 6 102, 7 5 35 85, 7 4 28, 7 4 68, 2.0 64.1 रुपीज़, यहाँ 61.4% ये आपके यहाँ से परसेंटेज निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोहन इज ट्रैवलिंग ऑन हिज साइकिल एंड हैज़ calculated to reach point A at 2 p.m. If he travels at 12 km per hour, he will reach there at 12 noon. If he travels at 18 km per hour, at what speed? अच्छा, यहाँ पर बोला गया कि रोहन इज ट्रैवलिंग ऑन साइकिल पर ट्रैवल कर रहा है और कैलकुलेट टू रीच पॉइंट A पॉइंट पर पहुँचता है 2 बजे। कब? जब वो इतनी स्पीड से ट्रैवल करे, और 12 बजे ही पहुंच जाता है जब वो किस स्पीड से ट्रैवल करता है? इस स्पीड से। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि जब स्पीड बढ़ाते हैं तो समय कम लगता है, तो उसको समय कम लगा है और यहाँ पर उसको समय ज़्यादा लगा है। तो अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग के बेस पर बात करूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कहाँ गया, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 बजे की बात करनी है हमको, 12 नून की बात करनी है हमको, और हमको बात करनी है यहाँ पर 1 PM की, 12 नून की, और कितने बजे की बात करनी है? 2 PM की बात करनी है। 1 PM बजे उसे पहुँचाना है, 12 PM पे वो पहुँचता है जब उसकी स्पीड कितनी होती है? 18 km/h की स्पीड होती है। और अगर इधर देखें तो इधर 12 km/h की स्पीड से चलते हैं तो भाई साहब 2 PM पे पहुँचते हैं, यहाँ पर इतनी जल्दी पहुँच जाते हैं। हमें 1 PM पे पहुँचना है तो उसकी स्पीड क्या होगी? देखिए इसके कॉन्सेप्ट 2 हैं। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे। मैं मान लेता हूँ कि लेट द डिस्टेंस बी x, मैंने मान लिया कि जो डिस्टेंस है वो x है, x किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ये जो डिस्टेंस है x, ये अगर हमारा ये 18 km/h वाली स्पीड से चलता है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अगर मैं देखूँ और इसको मान लेता हूँ टाइम टेकन मान लेते हैं t, टाइम टेकन t टाइम लगा है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 18 × t, स्पीड डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये एक डिस्टेंस निकल के आया। यही सेम डिस्टेंस ये दूसरा वाला आदमी भी चलेगा, ये 12 की स्पीड से चल रहा है, लेकिन इसको टाइम, हम बेसिक टाइम देखें तो टाइम कितना लग रहा है? इसको मैंने मान लिया 12 नून तक टाइम t लगा था, तो इसको 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसको 3 + 2 टाइम लगा होगा इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। जब डिस्टेंस दोनों बराबर हैं तो क्या दोनों को हम इक्वेट नहीं कर सकते इनको? 18t बराबर मैं लिख सकता हूँ 12t +
2, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से 18t बराबर आ गया 12t प्लस का 24, यहाँ से 6t बराबर 24 आ गया, तो t बराबर यहाँ से कितना निकल के आया 6 4 24। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि टाइम हमारे पास 4 घंटे लगेंगे। बात क्लियर है? अच्छा, टाइम निकल के आया 4 घंटे का, यानी कि जो 12 नून पे पहुंच रहा है कि 8 बजे स्टार्ट हुआ होगा चलना, इसलिए पहुंच रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो हमें पहुंचाना है उसको 1 बजे, यानी कि 12 नून तक टाइम जो लगा उसको, 12 नून तक जो टाइम था वो 4 घंटे था। 1 बजे वो टाइम जो लग रहा होगा, टाइम वो कितना लग रहा होगा, 5 घंटे लग रहा होगा। अगर स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अब जो डिस्टेंस है वो तो x है, यानी कि 18 इंटू टाइम कितना है 4, और डिवाइड बाय ये वाला टाइम, तो 18 4 72/5 आएगा, जिसमें हमारी वैल्यू जो है वो कितनी निकल के आएगी, 5 1 5 2 5 4 20 14.4 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड निकल के आएगी। देखो भाई, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है और ये हर बच्चे को आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक्स ही हमको उस जगह पे मदद करेंगे जिस जगह पे हमको ट्रिक्स याद नहीं आती हैं इमरजेंसी टाइम में। लेकिन अगर आपको इसको जल्दी सॉल्व करना हो तो इसके लिए एक तरीका और है। आपको पता है कि डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस सेम होती है तो हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएंगे इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएं तो ये एवरेज स्पीड से हमारी ये वाली स्पीड निकल के आ जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हो टाइम का बिल्कुल बीच बीच में सेम गैप में टाइम चल रहा है। तो अगर मैं 1 PM के लिए एवरेज स्पीड निकालना चाहूँ तो वो स्पीड निकलती है जब डिस्टेंस सेम होती है, तब एवरेज स्पीड जो होती है 2 इंटू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। इस फॉर्मूले में आप ये दोनों स्पीड को पुट करोगे 12 और 18 को, तो यू विल गेट दी सेम आंसर। याद रखिएगा इस बात को। ये जो बात मैंने आपको बताई थी, ये 11 मिनट की एक वीडियो बनी जिसमें कि हमारी सारे जो भी अच्छे क्वेश्चन थे RB लाइव मॉक के, वो कंप्लीट कराए मैंने। अब आगे बढ़ते हैं हम ओलिव बोर्ड के टेस्ट पे। ओलिव बोर्ड में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मेरे को 4-5 देखने को मिले थे जो मैंने आपके लिए लिए हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, और इस पर आपने क्वेश्चन जरूर देखा होगा कभी ना कभी, जैसे कि 3 सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर टचिंग ईच अदर, यानी कि 3 हमारे पास सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ऐसे ही टच कर रहे होंगे भाई तीनों एक दूसरे को। अगर ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, यानी कि स्ट्रिंग जो है ना, ये इस तरीके से ये मैं थोड़ा गलत बना दिया, तो इस तरीके से आपस में मिली हुई है स्ट्रिंग, ये 4 बंधी हुई है। हमसे पूछा बताओ कितनी लंबी स्ट्रिंग बनेगी अगर हमको जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर के सर्कल बनाया गया, यानी कि जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर को हम चाहें तो इसको इस तरीके से थोड़ा ड्रॉ करके इसको इलस्ट्रेशन दे सकते हैं। 13, ये 13 है, ये भी 13 13 13 और 13। फॉर्मूला डायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊं कि इसका भाई फॉर्मूला होता है एक, तो उसको लिए आप 2πr प्लस का 6r ऐसे याद रख लो। इसको याद करने का डायरेक्ट तरीका मैं आपको बताऊं कि ये कैसे याद हुआ होगा, तो इसको समझना है ज़रा। देखिए हुआ क्या, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये 3 सर्कल पे बंधी हुई है, तो हम मानेंगे ये जितने भी ये सर्कल से टच होके स्ट्रिंग जा रही है, ये सर्कल का 1/3 हिस्सा है। ये भी, ये वाला भी और ये वाला भी, तो ये आपका 1/3 मिलकर एक सर्कल कंप्लीट करेगा जो कि 2πr का होगा। इस एक्स्ट्रा इसमें ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है। ये वाली लाइन किसकी वजह से, ये पता है, ये वाली ये डिस्टेंस है, ये जो आप ट्रायंगुलर में देख रहे हो, ठीक है। ये भी आप देख रहे हो 13 13 2 बार 2 बार 2 बार, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6r लिखा है। तो इससे आप इसको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में लगा सकते हो। r की वैल्यू 13 दी थी, तो यहाँ से 2π इंटू 13 हो जाएगा, और यहाँ से 6 इंटू 13 हो जाएगा, तो यहाँ से 26π प्लस का 78 आंसर आपका निकल के आएगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, और इसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला याद करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया कि ये जो सर्कल्स हैं ये 3 छोटे छोटे पार्ट्स में बना के एक सर्कल बनाते हैं, और ये जो बचा हुआ लाइन है ये ट्रायंगुलर लाइन है जो कि रेडियस के डायमीटर के बराबर है। आप याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये अलजेब्रा का क्वेश्चन, जिसमें कि हमसे बोला गया है कि x/21 + 21/x की वैल्यू 1 दी हुई है, और इसको फिर हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ हमको निकालना है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक बात बताइए,
क्या आपने a प्लस 1/a बराबर के कोई कॉन्सेप्ट सुना है? बिल्कुल सुना होगा अलजेब्रा में। क्या ये कुछ इस तरीके से नहीं लिखा है? ये बिल्कुल लिखा हुआ है x/21 प्लस, इसको मैं 21/x को भी तो x/21 लिख सकता हूँ। ये भी तो रेसिप्रोकल ही है और इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी है 1। जब भी हमारे पास a प्लस 1/a की वैल्यू 1 होती है तो हम डायरेक्टली बोल पाते हैं कि a³ बराबर माइनस का 1 होगा। ये कैसे होगा? आपको पता है, इसको अगर मैं अलजेब्रिक फॉर्म में लिखूंगा तो a² माइनस a प्लस 1 बराबर 0 लिखना पड़ेगा। और अगर मैं इसको ये लिखता हूँ तो यहाँ से मेरा एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है। मुझे पता है कि a³ ये जो a³ प्लस 1³ का जो फॉर्मूला है a³ प्लस b³ का, वो होता है a प्लस बी a² प्लस b² माइनस का ab। यहाँ से मैं देख सकता हूँ ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये जो a³ प्लस 1 है ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a³ बराबर माइनस का 1 हमारा निकल के आएगा। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये जो सेम यहाँ पर जो a है वो किसकी तरह है? बिल्कुल ये x/21 की जगह ही तो है, यानी कि a की वैल्यू x/21 है। इसका ही क्यूब करेंगे तो -1 निकल के आता है। तो यहाँ से x³/9261 बराबर -1 है, तो यहाँ से x³ की वैल्यू डायरेक्टली -9261 आ जाएगी और यही हमसे पूछा था। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है भाई, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC जिसमें कि AB हमारे पास 8 है, AC हमारे पास 6 है, BC हमारे पास 2√14 है। इफ़ अ लाइन फ्रॉम A टचेस BC एट पॉइंट A, अगर A से लाइन खींची है और वो B को टच कर रही है और हमसे बोला गया है कि ये दोनों इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि BP बराबर PC हमको दिया गया है, यानी कि ये √14 हो जाएगा, ये भी √14 हो जाएगा। बात क्लियर है? हमको AP की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको एक बात याद रखनी है, जब भी कभी ऐसी आए जिसमें मीडियन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर रही है और हमें मीडियन की वैल्यू निकालनी हो, तो हम उसके लिए एक थ्योरम लगा सकते हैं, एपोलोनियस थ्योरम। ये शायद आपने सुनी होगी अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है तो, और नहीं सुनी है तो आप इसको लिख के याद कर लेना। इसका फॉर्मूला होता है AB² प्लस AC² बराबर 2AP² प्लस BP², यानी कि AB² प्लस AC² बराबर 2AP² प्लस BP²। ये फॉर्मूला है। AB की वैल्यू हम लिखेंगे तो 8 8 64, AC की वैल्यू 36, 2 AP की स्क्वायर, AP का स्क्वायर तो हमने x मान लिया है, ये निकालना था। BP का √14 का स्क्वायर 14 हो जाएगा, यहाँ से ये 100 हो जाएगा तो ये 2 से कट जाएगा 50 बार, x² प्लस 14, यहाँ से x² की वैल्यू 36 आएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू 6 निकल जाएगी। और x ही हमारे पास क्या था? AP था। याद रखिए, AP को मैंने x मान लिया कुछ देर के लिए, ठीक है? इस बात को याद रखना है, ये बात यहाँ से समझ में आई होगी। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन अच्छा नहीं है बहुत, लेकिन डिस्काउंट के ऊपर का क्वेश्चन है और जो कि हमको एक अलजेब्रिक टर्म्स में दिया हुआ है। जैसे बाय M शर्ट एंड गेट N शर्ट फ्री, व्हाट इज द डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर। इसको जरा थोड़ा सा पहले न्यूमेरिकल फॉर्म्स में देखते हैं। मैंने कहा बाय टू लिख लेते हैं थोड़ा सा, बाय 2 गेट 1 फ्री। अब मैं पूछूं आपसे कि इसमें कितना डिस्काउंट दिया होगा, तो आप कहोगे कि भाई 2 खरीदने पे 1 फ्री मिली है हमको, यानी कि 2 के पैसे देने पर 3 मिले हैं हमको। आपको बात समझ में आई? यानी कि हमने पैसे कितने के दिए हैं? 2 रुपये दिए हैं, यानी कि 1 रुपये की सारी चीज़ें थी, मैंने कि 2 रुपये की पैसे देने पे मुझे 3 रुपये मिले हैं। या मैं ये कह दूँ कि 3 रुपये पे मुझे डिस्काउंट मिल के वो 2 रुपये का पड़ा है, मैं ये भी बोल सकता हूँ आपको। तो इसका मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया भाई? 1 रुपये का। कितने पे हुआ है? 3 रुपये। तो यहाँ से मैं डिस्काउंट निकाल सकता हूँ। वही सेम काम अगर हमारे पास दिया हो बाय 2 गेट 1 फ्री, तो हम उसको इस तरीके से करेंगे, 2 पे 1 फ्री मिल रहा है, ठीक है? तो 1 फ्री मिल रहा है और टोटल इसको जोड़ते हैं 3 निकल के आता है, तो डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं इसको, बाय M शर्ट गेट N शर्ट फ्री। इसका मतलब ये है कि M शर्ट पे N शर्ट हमें फ्री मिली। इसका मतलब क्या हो गया डायरेक्टली? इसका मतलब हो गया कि N शर्ट फ्री मिली हैं
और m प्लस n को जोड़ देंगे। मैंने इलस्ट्रेशन आपको यहीं पहले ही बता दिया कि हो क्या रहा है, बस वेरिएबल के फॉर्म से, इसलिए हमको इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि जो चीज़ यहाँ होती है उसको लिखते हैं, बाकी का जो इन दोनों का सम होता है उसको नीचे लिखते हैं इंटू 100। इतना परसेंट का डिस्काउंट मिला है, समझ में आया भाई? इतने परसेंट का हमको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। इसको इलस्ट्रेशन से मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं पंडित्स के। भाई पंडित्स का जो पेपर था आज का, वो मतलब बहुत ही कठिन था। मेरे खुद 129 मार्क्स आए हैं, पर हाँ रैंक फिर भी थोड़ी ठीक है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो इसको थोड़ा ढंग से देखिएगा। इसके क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे थे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब प्रिज्म आप जानते ही हो, प्रिज्म क्या होता है, एक ऐसी फिगर जो कि जिसके जो बेस हैं वो हमारे सेम रहते हैं, यानी कि इधर का बेस और इधर का बेस जो है वो सेम रहेगा, और वो हमें यहाँ पे ट्रायंगुलर दिया हुआ है, ठीक है। और हाइट उसकी दी हुई है हमको 4 सेंटीमीटर, और टी ऐसे दिया हुआ है इतना। आपको पता है जो सी ऐसे होता है प्रिज्म का, सी ऐसे ऑफ प्रिज्म वो कितना होता है? तो जो सी ऐसे ऑफ प्रिज्म होता है वो बेस पैरामीटर इनटू हाइट होता है। लेकिन हमको तो टी ऐसे दिया है, और जो टी ऐसे होता है, टी ऐसे ऑफ प्रिज्म वो होता है सी ऐसे प्लस, अब जो सी ऐसे है वो तो ये सी ऐसे का सरफेस एरिया, लेकिन ये जो बेस हैं दो, इनका एरिया और जुड़ता है, तो 2 इंटू बेस एरिया। अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो सी ऐसे बेस पैरामीटर कितना हो जाएगा, इसकी साइड मैंने ए मान ली है, तो यहाँ से हमारे पास जो सी ऐसे है वो निकल के आएगा 3, और जो हाइट होती है वो कितनी दी हुई है हमको 4 प्लस 2 इंटू बेस एरिया कितना है इसका। भाई बेस एरिया के लिए तो हमें पता है, एक हमें राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया हुआ है, एक सेकेंड। अच्छा, राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ बेस ऑफ द प्रिज्म इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखे थे ना, तो इसलिए इसकी साइड्स हमारी है √3/4 a²। तो ये जो वैल्यू हमारी निकल के आई थी हमको दे रखी थी 72√3 है। देखो क्वेश्चन यहाँ तक ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन यहाँ के बाद से थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना। ये जो है हमारे पास 12a प्लस का 2 से 2 टाइम्स कट गया, तो √3a²/2 ये निकल के आया। लेकिन हमको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसी को सॉल्व करने में दिक्कत है, और यही इसको कठिन बना रहा है क्वेश्चन। तो ये देखो यार कैसे सॉल्व होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 144√3 बराबर यहाँ पे 24a प्लस का √3a², ये आएगा निकल के। यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाएंगे √3a प्लस का 24a माइनस का 144√3 बराबर 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा यहाँ से तो 144 इंटू 3 निकल के आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 3 12 14 54 14 3 42 43 432 को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि इसमें 24 निकल के आए। तो जो दो फैक्टर जो बनेंगे वो आपके बनेंगे यहाँ से क्या बन सकते हैं, 36 और 12। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये निकल के आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 36a माइनस का 12a माइनस का 144√3 बराबर 0। यहाँ से √3a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा a प्लस 12√3 माइनस का यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा a प्लस 12√3 बराबर 0। यहाँ से एक फैक्टर हमारे पास 12/√3 निकल के आएगा। इसको मैं अगर इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करूँ इससे, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 12√3/3, जिससे कि ये बन जाएगा a की वैल्यू 4√3। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि a की वैल्यू कैसे निकली है। पर हमें तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म निकालना था। तो वॉल्यूम क्या होता है प्रिज्म का, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म होता है बेस एरिया इनटू का हाइट। बात क्लियर है। तो बेस एरिया के लिए तो हमें पता है √3/4 a², और a हमारे पास अभी निकला है, और जो हाइट है वो भी हमें 4 दे रखी थी, इससे कैंसिल। √3 4 3 12 12 4 48 √3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका यहाँ से वॉल्यूम निकल के आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर भाई वीडियो पसंद आ रही हो, मेरे सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हों कि मैं किस तरीके से अप्रोच बता रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे कि लोगों को भी पता चले कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट, A1 एंड A2 आर 2 रेगुलर पॉलीगन्स हैं हमारे पास। पॉलीगन्स मतलब जिसमें कि मैनी साइड्स होती हैं इसकी। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ A1, 2 पॉलीगन्स हैं जिसमें कि एक
एक जो पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम हमको कितना दिया हुआ है 720। आपको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का होता है 2n-4 इंटू 90। 2n-4 इंटू 90 बोल सकते हो, या फिर इसको ही आप n-2 इंटू 180 भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा है क्या बोलना है। यही हमको दे रखा है, यानी कि 2n-4 इंटू 90 की वैल्यू हमको गिवन है, जो कि है 720। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 6 निकल के आएगी, यानी कि जो A1 पॉलीगन है उसमें साइड 6 हैं। हमको ईच इंटीरियर एंगल ऑफ A2, जो A2 पॉलीगन है उसकी जो ईच इंटीरियर एंगल है उसकी साइड जो है वो एक्सटीरियर एंगल से 108 ज़्यादा है। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट एंगल इंटीरियर एंगल बी, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल को मान लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल बी एक्स, एक्सटीरियर एंगल को मैंने एक्स मान लिया। तो जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास x प्लस 108, क्योंकि वो इतना बड़ा है। और आपको पता है इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो 180 होता है। तो x प्लस 108 बराबर 180 निकलेगा। यहाँ से 2x की वैल्यू 72 निकलेगी और x की वैल्यू 36 निकलेगी। भाई x क्या था, ये एक्सटीरियर एंगल था और ये इंटीरियर एंगल था। आपको पता है एक्सटीरियर, अगर हमें नंबर साइड निकालनी है तो एक्सटीरियर एंगल टोटल 360 होता है, और जो एक एक्सटीरियर एंगल का सम है वो एक एक्सटीरियर एंगल 36 है। तो यहाँ से जो साइड निकल के आएंगी वो कितनी निकल के आएंगी, 10 साइड्स निकल के आएंगी। ये दूसरे पॉलीगन की बात की गई है। आपको शायद ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर को मिला के 180 बनता है, और इंटीरियर जो है वो 108 ज़्यादा है। आपको पता चल गया यहाँ से कि एक्सटीरियर एंगल इतना निकल के आया, और आपको पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो एक 36 है तो हमने देखा 10 साइड्स निकल के आई। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स हमसे सम पूछा था हमसे दोनों का, तो आपको पता है 16 निकल आएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये भाई एक नंबर है, ये जो नंबर है ये डिविजिबल है 33 से। अगर कोई नंबर 33 से डिविजिबल है इसका मतलब वो 11 और 3 इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। इस नंबर की अगर मैं बात करूं तो 11 से अगर मैं देखूं इसको तो 11 से मेरे को क्या दिखेगा, यही क्वेश्चन है ना, एक बार मैं थोड़ा चेकआउट कर लेता हूँ। 52A6B7C, यही मेरे को लग रहा था। इसका भाई एक मिस्टेक है, ये चीज़ C है ना कि, तो याद रखिएगा इस बात को। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 11 का मल्टीपल निकालने के लिए मेरे को ये देखने पड़ते हैं एक एक छोड़कर। तो यहाँ से मैं देखूँ तो ये बचेगा हमारे पास 5 + A + B + C। ये जो इस क्या बोलते हैं इनको, ऑल्टरनेट पॉइंट्स पे ये नंबर्स चेक करने होते हैं। तो इस पे चेक करेंगे हम, इनका देखेंगे तो इनको जोड़ दो, 7 + 6 + 2। यहाँ से हमारे पास A + B + C कितना निकल गया, 6 × 6 = 12 3 14, 14 में से 5 गए, कुछ गलती कर दी मैंने, 6 × 6 = 12 13 और 2 14, 7 6 6 12, 6 6 12 13 13 और 2 15 है ना, 15 है, 15 में से 5 गए तो ये बचेंगे 10। ये हमारे पास निकल के आया ABC का। हमको वैल्यू निकालनी है 2A 3B और C की। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ABC है ना ये प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि हमको कुछ वैल्यूज़ लेट करनी पड़ेंगे इनको 10 बनाने के लिए, और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मैं ये देखूंगा कि भाई जो B वाली चीज़ है वो मैक्सिमम 3 का मल्टीपल है। यहाँ पर जितना मैक्सिमम रख दूंगा वैल्यू उतनी मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू B की कितनी हो सकती है, जो कि हम और में ले सकते हैं, वो प्राइम नंबर्स में ले सकते हैं। तो आपको पता है आपका हो गया भाई 7 हो सकती है। अगर ये 7 हो गई तो 3 बचे, 3 को देने के लिए मैं 2 करूँगा और 1 करूँगा। अब भाई 1 तो हमें नहीं पता ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो इसकी तो गारंटी नहीं है। इधर 5 अगर मैं रखता हूँ और इसको भी प्राइम बनाना है तो इधर मैं 3 रखता हूँ, इसको मैं 2 रखता हूँ, तो यहाँ से मेरी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है। तो A की जगह पे मैं 3 रखता हूँ, तो 3 × 2 = 6,
बी की जगह 5 5 या 15 और 2, 15 और 6 21 और 2 23। ये जो 23 है ये हमारा टोटल मैक्सिमम वैल्यू है जो कि इस वैल्यू में आ सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है अ मैन एंड अ वुमेन कैन फिनिश अ वर्क टुगेदर इज हाफ द टाइम टेकन बाय अ वुमेन एंड अ बॉय। मैन और वुमेन जो इतना काम करते हैं वो आधा, कैन फिनिश अ वर्क टुगेदर इज हाफ द टाइम टेकन बाय। वुमेन और बॉय जितने मिलकर समय लेते हैं, जितना टाइम लेते हैं उसके आधे टाइम में ये काम करते हैं। कैन फिनिश अ वर्क इज हाफ द टाइम टेकन बाय वुमेन एंड अ बॉय, यानी कि ये काम जल्दी फिनिश कर देते हैं। अगर मैं इनका रेशियो देखूँ वर्क का, तो ये आएगा, ये हो गया वर्क का रेशियो यानी टाइम का रेशियो। अगर इसी में मुझे एफिशिएंसी का रेशियो इनका निकालना हो तो मुझे पता है एफिशिएंसी जस्ट उल्टी हो जाती है, तो इनकी एफिशिएंसी जो यहाँ से निकलेगी वो 2/1 की फॉर्म में निकलेगी। ये बात इतनी आपको समझ में आई होगी। एक चीज़ और बोली गई कि बॉय कैन फिनिश अ वर्क, जो बॉय है वो 25 दिन में काम कर देता है और 2 वुमेन मिलके 37.5 दिन में कर देती हैं। तो एक वुमेन की अगर मैं बात करूँगा, भाई 2 वुमेन को 37.5 डेज लग रहे हैं तो 2 वुमेन को तो कम लग रहे होंगे, यानी कि अगर अकेली वुमेन इस काम को करती तो वो 75 दिन में कर पाती ना, तभी तो वो 2 वुमेन आके 37.5 में कर रही हैं। यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इनका जो वर्क है वो इतना निकलेगा, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और 1 की। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो एफिशिएंसी दी गई है हमें बॉय और वुमेन की, वो दी गई है 1 इधर, और यहाँ पर जो दी गई है हमको वो दी गई है 3 और 1 में, यानी कि इन दोनों का सम यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे 1 है, तो मैं चाहूँगा कि इसको मैं 4 बनाऊँ। तो यहाँ से हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो 8 और 4 निकल के आई। अब ये जो 4 यहाँ पे निकला है ये किस किस की वजह से है, ये जो वुमेन है 1 है और ये मैन है जो बॉय है वो 3 है, तभी तो 4 निकला है। तो यानी कि यहाँ पर वुमेन तो 1 रही होगी, लेकिन यहाँ 8 बनाना है तो मैन को कितना रहना पड़ा होगा, 7 रहना पड़ा होगा, तब जाके हमारे पास ये वैल्यू सेटिस्फाई होंगी। तो यहाँ पर बोला गया हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड बाय 5 मैन, 5 मैन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। भाई एक मैन की एफिशिएंसी 7 है तो 5 मैन, अच्छा काम कितना है हमारे पास, टोटल वर्क है 75 वर्क है, 7 एफिशिएंसी के 5 आदमी हैं तो 35। कुछ बात क्लियर हुई। तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल वर्क वो था ये, तो कितना टाइम लगेगा हमको, कितने डेज लग जाएंगे, तो भाई डिवाइड मार दो इनका, 5 5 25 5 7 35, 15/7 करोगे तो कुछ निकल के आपका आ जाएगा डेज। ठीक है, इसको याद रखना है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे x की पावर 4 y की पावर 4 x² y² बराबर 0, देन वैल्यू ऑफ द x। ये इस क्वेश्चन को भी थोड़ा बेसिक अप्रोच से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे को दिखा कि x की पावर 6 और y की पावर 6 है, मैंने इसको जिस वैल्यू में मैं जानता हूँ उस वैल्यू में मैंने तोड़ दिया। मेरे को इसका फॉर्मूला पता है a³ माइनस b क्यूब का क्या होता है, a³ माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b a² प्लस b² प्लस का ab। ये दिमाग में मेरे क्लिक ही क्यों करा, इसलिए करा क्योंकि मुझे पता है कि a³ माइनस b क्यूब के फॉर्मूले में मेरे को a² b² मिलेगा जो कि 4 टाइम्स में हो जाएगा, वो हमें वैल्यू गिवन है यहाँ पे 0। तो यहाँ पर इस पूरी की जगह मैं 0 लिख दूंगा, तो x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 की वैल्यू 0 आ जाएगी। सिंपल है, तो बहुत आसानी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सिंपलीफाई वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। सिंपलीफाई है ना, देखने में थोड़ा अजीब से ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा इसको कैसे करेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए आपको कुछ दिख रहा है क्या यहाँ से, मेरे को जो दिख रहा है जैसे कि ये किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, और ये कुछ 2ab जैसी फॉर्म नहीं दिख रही, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है a², ये a स्क्वायर है, ये b² है, और ये 2 है, और a की वैल्यू यहाँ पर 1 दी गई है जो हमें दिख नहीं रही है, यानी कि ये 2a और b की फॉर्म में है। बात क्लियर है। और ये माइनस का 0.35 का स्क्वायर तो है ये। अब यहाँ से हमको एक चीज़ दिख रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 0.35 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और ये 0.35 का स्क्वायर है। इसकी जो नीचे है वो ये वाली वैल्यू है 0.35 का स्क्वायर प्लस का 0.35 प्लस का 1। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला हो गया एक बार, तो ये सब प्लस हो जाएंगे,
और एक बार ये दो सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और नीचे ये भाई साहब बैठे हुए हैं 0.35 प्लस का 1। अब यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही है, एक इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, ये वाली वैल्यू बच रही है, यानी कि ये बचेगा 0.35 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 35 का स्क्वायर 1225 होता है, 1225 होता है, ये 2 टाइम्स करना है तो ये यहाँ पे 2 टाइम्स के बाद 0 1225 ऐसे लग जाएगा, प्लस 1 माइनस का 0.35। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा जो कि होता है 0.7725। करके देखिएगा, यही आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। यहाँ दिया गया है cot 40 की वैल्यू आपको थीटा दे रखी है, तो आपको cot 320 cot 310 प्लस 1 इसकी वैल्यू कुछ फाइंड करनी है। ठीक है, ये मतलब बहुत भयंकर क्वेश्चन है, इसको मजाक में नहीं ले सकते हम। यहाँ पर सबसे पहले जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है कॉट का, वो सॉल्व नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए कि जो cot a प्लस बी है उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका मतलब होता है cot b cot a प्लस का 1 अपॉन cot a माइनस का cot b। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चीज़ आपकी डेवलप हुई है ना, ऐसी बनी है ना ये। तो यहाँ से कुछ डेवलप हो सकता है। एक सेकेंड, ये cot a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं है, cot a माइनस बी का फॉर्मूला है ना, cot a माइनस बी का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ से हम अगर इस वैल्यू को इसको यहाँ पर देखें तो ये क्या बनना है, ये बनना है cot 320 कुछ गलती कर दी क्या मैंने, यहाँ पर ये जो है ये a है, ये b है, या b है ये a है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा, ये cot b माइनस cot a। ये जो फॉर्मूला है ना, ये cot b माइनस cot a लिखा जाएगा। भाई फॉर्मूला याद रखना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। cot a माइनस b का फॉर्मूला होता है cot b cot a। एक सेकेंड, थोड़ा मेरे को इसको वेरीफाई करने दो। cot a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cot b cot a प्लस का 1 अपॉन cot a माइनस का cot b। cot a माइनस का cot b ही होता है, cot a माइनस का cot b होता है ना। यहाँ से हम देखेंगे तो cot की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, ये 310, तो यहाँ से cot 10 निकल के आएगा, cot 10 निकल के आएगा। अब अगर cot 10 ये यहाँ से निकल के आया है तो क्या मेरे को cot 10 की वैल्यू नहीं पूछनी है, हमसे इनडायरेक्टली cot 10 की वैल्यू तो पूछना चाह रहा है। मैं यहाँ से cot 10 की मदद कैसे ले सकता हूँ, मैं cot को मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस का 40, ये भी तो cot 10 ही है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ cot a cot b, ये cot a cot b प्लस का 1 अपॉन cot b माइनस का cot a। यहाँ से मैंने लिख लिया। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि cot 50 जो होता है वो 1040 होता है, और cot 40 प्लस का 1 है और 1 नीचे क्या है, अच्छा cot 50 ये है, इसको cot 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 50 को मैं 1040 लिख सकता हूँ। यहाँ से ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा आपका 1 + 1 2 बच गया। अच्छा cot 40 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर थीटा दे रखी है, नीचे लिख लेते हैं इसको 2 अपॉन cot 40 की वैल्यू आपको थीटा दे रखी है, और 1040 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1040 की वैल्यू 1 अपॉन थीटा। ठीक है, उल्टा कर देंगे इसको, तो यहाँ से 2 थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस का 1, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग और इतना सोचने वाला, मतलब बहुत महान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है भाई, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे हैं और बड़े बड़े हैं तो वीडियो जा सकती है। अब टावर स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन सब्सटेंड सर्टेन एंगल, एक टावर है भाई साहब इतना बड़ा, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बैठा हुआ है, बना रहा है 240 मीटर की दूरी पर बना रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑन एडवांसिंग 150। अच्छा ये पॉइंट है एक हमारा, इस पॉइंट से हम इसको आगे लेके गए, यहाँ तक लेके गए हम। ठीक है, तो यहाँ तक 150 मीटर लेके गए, यानी कि ये वाली बचा हुआ हिस्सा 90 रह गया होगा। और जो इसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है हमको, हाइट ऑफ द टावर कहाँ है हाइट ऑफ द टावर निकालनी है तो h मान लिया। ठीक है,
अच्छा, एंगल्स भी दे रखे हैं आपको। अगर ये एंगल थीटा है तो ये डबल है इसका, 2 थीटा ये आपको दे रखा है ऑन 50 टूवर्ड्स द सबटेंड एंगल ट्वाइस ऑन बिफोर से ट्वाइस है ये। ठीक है भाई, ये बात आपको समझनी है यहाँ से। अब हम क्या कर सकते हैं इसका कि आपको पता है ये थीटा। अच्छा, एक बात समझो, ये बाहर का एंगल अगर थीटा है और ये हमें थीटा दे रखा है, इसका मतलब ये सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल होता है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी कि ये थीटा है, ये वाला जो थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू, ये जो सम है बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि ये 150 है तो ये 150 होगा। आप देख सकते हो ये ए बी सी डी मैंने पॉइंट मान लिए। तो इन ट्रायंगल ए सी डी में अगर मैं बात करूँगा तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। 150 है 90 है तो ये कितना निकल के आएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हाइट का स्क्वायर निकलेगा हमारा 150 का स्क्वायर माइनस का 90 का स्क्वायर। यह पाइथागोरस थ्योरम है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो कर लेना इसको। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे 22500 माइनस का 8100, तो ये आपका निकल के आएगा यहाँ से 14400, जो कि एच की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 120 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये मैंने आपको बता दिया है, बेसिक अप्रोच कॉन्सेप्ट याद रखना, बाकी क्वेश्चन तो बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये बोला गया है कि एक सर्कल है जिसमें कि दो कॉर्ड हैं और जो दो कॉर्ड हैं वो राइट एंगल पे हैं। ठीक है, मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी और ई। यहाँ पर हमको दे रखा है फर्स्ट कॉर्ड 4 और 5 रेशियो में है, तो हमारा रेशियो नहीं वैल्यू है 5 और 4, और जो दूसरी है वो 3 है, √14 भी है। पर यहाँ पर पूछा गया हमसे डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो ये क्वेश्चन का अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट निकालने बैठे तो ये बहुत भयंकर क्वेश्चन है। मतलब क्या क्या नहीं करना पड़ जाएगा इसमें, तो इतना तो हमें नहीं जानना होता है, हमको एक बेसिक अप्रोच याद रखनी होती है, ट्रिक्स वगैरह से हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपसे रेडियस पूछेगा एक फॉर्मूला याद रखना, a² + b² + c² + d² डिवाइड बाई 2। ये एक फार्मूला है इसका, यानी कि ए बी सी डी ये चारों कॉर्ड की जो लेंथ है वो दे रखी हैं। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कोई ए 25 हो गया, बी का स्क्वायर 16 हो गया, सी का स्क्वायर 9 हो गया और डी का स्क्वायर 14 हो गया, डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा नीचे तो कितना निकल के आएगा, ये ऊपर से निकल के आएगा 64, नीचे 2 है जो कि रूट में नहीं है, ये 8/2 आ गया, यहाँ से निकल के आएगा 4। ये 4 बाई रेडियस है और डायमीटर पूछा होगा तो आपको पता है डायमीटर के लिए क्या करना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ बैंक ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इट्स डिपॉजिट एट रेट ऑफ 5% पर एनम। बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे रही है भाई 5% पर एनम, कैलकुलेट हाफ ईयरली कैलकुलेट करवा रही है, हाफ ईयरली करवा लिया, यानी कि 1 साल के लिए 6 महीने पे काम कर रही होगी। अच्छा, कस्टमर डिपॉजिट 6400 रुपये 6400 रुपीज़ 1 जनवरी और 1 जुलाई को वो क्या करता है, डिपॉजिट करता है। तो कितना अमाउंट रिसीव होगा आपको पता तो चल गया कि भाई एक तो वो पूरे साल के लिए कर रहा है डिपॉजिट, है ना, इसके लिए भी इसके लिए भी, और एक जो है वो सिर्फ इसके लिए कर रहा है, यानी कि एक पे तो पूरे साल का लगेगा और एक पे ये आधा वाला लगेगा। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको दे रखी है वो 5% की है, लेकिन हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो हमें पता आधी हो जाएगी, ये 2.5% हो जाएगी। 2.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है, वो होती है 1/40। तो वैल्यू याद रखनी है भाई, फ्रैक्शन वैल्यू आपको 1/40 होती है। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला हमको कि जो अमाउंट है ना, अमाउंट वो जो टोटल है वो कैसे निकल के आएगा, वो 6400 पे पहले तो निकलेगा वो पूरे साल के लिए, है ना। अच्छा, पूरी साल के लिए वो अगर निकलना चाह रहा है तो वो कितना होगा, वो पूरी साल का हो जाएगा 41/40 कर देंगे, इसमें एक प्लस कर देंगे, ठीक है, 41/40 हो जाएगा। दूसरा जो है वो किस पे निकलेगा भाई, ये 2 पॉइंट पे कैलकुलेट हो रहा है ना, यानी कि एक तो पूरी साल के लिए था, एक तो 1 जनवरी को डिपॉजिट किया गया था और एक 1 जुलाई को डिपॉजिट किया गया है। तो जो 1 जुलाई को डिपॉजिट किया गया है वो तो हमने ये बना लिया कि एक बार के लिए लगा हुआ है, लेकिन जो 2 के लिए लगा हुआ है, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो वो 2 बार कैलकुलेट हुआ है, यानी कि हाफ ईयरली था ना, तो 2 बार कैलकुलेट हुआ होगा। तो यानी कि 41/40 और 41/40 ये वही वाला फॉर्मूला है भाई,
कौन सा वाला अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100। अब 2 साल के लिए तो 2 बार लगाया है हमने, ये चीज़ इस तरह लगी है, ये चीज़ इधर लगी है। ये 1 साल के लिए बेस पे लगी है, 2 साल के लिए लगी है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 2 टुकड़े हो गए तो वो 2 साल को कंट्रीब्यूट किए जाएंगे, एक टुकड़े को 1 साल, क्योंकि हाफ ईयरली की बात की गई है। तो यहाँ से हमारा जब हम सॉल्व करेंगे तो 6400 41/40 तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बाकी ये बचेगा यहाँ पर। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से इसको करेंगे तो ये 81 हो जाएगा ना, इससे ये काट लो। तो डायरेक्टली आप यहाँ से 16 इंटू, एक ही बार कटाना है, 160 इंटू 41 इंटू 81/40 हो जाएगा। 1 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से जो वैल्यू बनी आपकी 4 इंटू 41 इंटू 81 बनी, जो कितनी होती है 13284 होती है। बात क्लियर है या नहीं है, समझ में आया भाई? चलिए जी, तो यही क्वेश्चन थे आपके। आई होप आपको समझ में आए होंगे भाई क्वेश्चन। मैंने आपको बेसिक अप्रोच बताई है, जो मैं इस तरीके से सोच सकता हूँ वो मैंने सोचा है, और जो सामने से जैसे मॉक टेस्ट में मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आए थे तो मैंने वहाँ से सॉल्यूशन को देख के अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अपने नोट्स बनाते रहिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाइए, उसमें ये क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, और ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। अगर आपको और चाहिए कमेंट में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मेरे को कुछ क्वेश्चन सेम सिनेरियो के ज़्यादातर दिखेंगे तो मैं उन पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो हर वीक आपको ये वीडियो मिलती रहेगी। और बाकी तो मेरा भी भाई पेपर एग्ज़ाम लगा हुआ है तो मेरे को उसकी तैयारी करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइव मॉक आएगा, उसको दोबारा से अटैम्प्ट करिएगा आप, उसमें देखिए आपका स्कोर कितना है, मेरा कितना है, कंपैरिजन करिए, आप प्रगति करिए, मैं भी करता हूँ। गुड बाय।